क्या चीज है, खासकर जो नए लोग हैं उनके लिए। एक जगह मैंने बताया 14 राजू ऊंचा है, तो उन्होंने कहा राजू कौन सा है, तो एक राजू बन गया जेंटलमैन वाला भी एक राजू है। जब वो 14 खड़े कर दे तो उतना हो जाएगा क्या ये? इधर राजू नापने की इकाई है। जैसे दुनिया में अपने को एक जगह से दूसरी दूरी नापनी होती है तो हम किलोमीटर माइल में नापते हैं ना, ऐसे ही हमें इस लोक को नापना है तो हमारी नापने की इकाई है राजू। और राजू कितना बड़ा है, संक्षेप में कहें तो असंख्यात योजन का है। कितने योजन का? असंख्यात, इनन्यूमरस नंबर ऑफ योजन। वो असंख्यात भी कितना बड़ा उसका पूरा मैथ्स है, लेकिन अभी अपन उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। एक संक्षेप में इतना कहा जाए कि भाई जो हम सामान्य ज्ञानियों के विषय की जो संख्या नहीं बन सकती, मतलब वो नंबर जो कि आम आदमी की रेंज के बाहर है, इतने बड़े नंबर वाली जो संख्या है उसका नाम है असंख्यात। और वो असंख्यात योजन का एक राजू है। तो प्रश्न उठता है कि योजन क्या होती है ये चीज, योजन भी नहीं मालूम। तो योजन होता है एक 4000 माइल का, 4000 माइल्स इज इक्वल टू 1 योजन। चौदह राजू इसकी ऊंचाई हो गई, और एक राजू असंख्यात योजन का है, और एक योजन कितना बड़ा है? 4000 माइल। किलोमीटर में देखें तो कितना हो जाएगा वो? लगभग 6400 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, इतना एक योजन। और ऐसे असंख्यात योजन का एक राजू, ऐसे 14 राजू इसकी हो गई ऊंचाई। ये है अपना 3 लोक का 3 डायमेंशनल पिक्चर। तो यहाँ से बॉटम से लेके टॉप तक की जो इसकी ऊंचाई है वो है 14 राजू। अब इसकी मोटाई का विचार करते हैं। मोटाई माने गहराई, जो कि खासकर 2 डायमेंशनल पिक्चर में अपने को देखने को नहीं मिलती है। जैसे कोई मकान हम देखते हैं तो मकान की हमको सामने से क्या दिखती है? ऊंचाई दिख जाती है, और मकान की सामने से चौड़ाई दिख जाएगी, लेकिन वो मकान अंदर में गहरा कितना है ये अपने को पता नहीं चलता। वो तो मकान के अंदर जाओ तब जाने के बाद पता चलता है कि मकान कितना गहरा है। ऐसे ये लोग को जब हम सामने से देखते हैं तो ऊंचाई तो ख्याल में आ जाती है कि बॉटम से टॉप तक इसकी ऊंचाई है 14 राजू, लेकिन ये अंदर कितना गहरा है ये अपने को ख्याल में नहीं आता है। तो पिक्चर अपने को ये दिखाता है कि अंदर एक्चुअल में कितना गहरा है। ये यहाँ से यहाँ तक, इधर से इधर तक कितना गहरा है? 7 राजू गहरा है। और सब जगह 7 राजू है, ऐसा नहीं अलग अलग जगह 7 राजू, पूरा नीचे से ऊपर तक सब जगह गहराई इसकी 7 राजू। ये यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, माने ये तो हो गई ऊंचाई, और इसके अंदर की जो है यहाँ से यहाँ तक की वो क्या होगी? इसकी गहराई कितनी है? वो 7 राजू। इसके बाद में इसकी चौड़ाई का विचार करते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई वेरी करती है, मतलब एक जैसी नहीं, कांस्टेंट चौड़ाई। मोटाई तो एक सी है, कितनी है? 7 राजू। ऊंचाई भी 1 से 14 राजू, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है वो अलग अलग जगह अलग अलग है। सबसे नीचे बॉटम में इसकी चौड़ाई कितनी है? 7 राजू। फिर यहाँ मध्य लोक तक आते आते मैंने 7 राजू ऊपर आने पर इसकी चौड़ाई रह जाती है 1 राजू। फिर यहाँ आने पर 5 राजू, और ऊपर गए यहाँ पर लोक के उर्द में 1 राजू। अब यदि अपन इसका एवरेज निकालें तो कितना आएगा? यहाँ 7, यहाँ 1, यहाँ 5, और यहाँ 1। 7 राजू इधर है, 1 राजू यहाँ है, 5 राजू यहाँ ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के वहाँ है, और 1 राजू यहाँ। मेरा प्रश्न ये है कि एवरेज यदि निकाले चौड़ाई तो कितनी आएगी? देखो अपन अलग अलग एक एक हिस्से की निकालते हैं। सबसे पहले अधोलोक की एवरेज चौड़ाई निकालते हैं। ये कितना है नीचे का बॉटम का हिस्सा? 7 राजू, और ये कितना है? 1 राजू। तो 7 और 1 का एवरेज कितना होगा? 4 राजू। इस अधोलोक की एवरेज चौड़ाई हो गई 4 राजू। हम ऊर्ध्व लोक की विचार करते हैं। तो ऊर्ध्व लोक की यहाँ पर चौड़ाई है 1 राजू, यहाँ है 5 राजू। इतने हिस्से की एवरेज कितनी होगी? 3। और इतने हिस्से की भी 3।
दोनों की मिला देंगे एवरेज तो भी आएगी 3। तो ऊर्ध्व लोक की एवरेज चौड़ाई है 3, अधोलोक की एवरेज चौड़ाई है 4। दोनों का एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसलिए इस लोक की एवरेज जो चौड़ाई है वो कितनी है? 3.5 राजू। अब इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। इस लोक का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम माने ये पूरा अंदर का जो हिस्सा है ना, पूरा का पूरा, तो कितने क्यूबिक राजू है, कितने घन राजू है। उसका सीधा सीधा फॉर्मूला है वॉल्यूम निकालने का, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई। लंबाई कितनी है उसकी, ऊंचाई कहें, लंबाई कहें, कितनी? 14 राजू। 14 राजू को 7 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद में उसको 3.5 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा वो? 343 घन राजू। और पूरे लोक का जो घनफल है वो कितना है? 343 घन राजू। तो इस तरह से निकलता है। जब हम कहते हैं ना 14 राजू तंग नव, तो 14 राजू ऊंचा हो गया, 343 घन राजू पूरे लोक का घनफल है। तो वो घनफल इस तरह से आता है। 14 राजू उसकी ऊंचाई है, 7 राजू गहराई है और 3.5 राजू एवरेज चौड़ाई है। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो 343 घन राजू इस पूरे लोक का घनफल आता है। इसका आकार किसके जैसा है? इसका आकार 2 प्रकार का है। देखो, एक तो इसका आकार पुरुषाकार। पुरुषाकार माने कि कोई पुरुष पांव फैला के और कमर पे हाथ रख के खड़ा हो जाए। खड़ा इधर पांव पूरा फैलाना पड़ेगा। पांव पूरा फैला के, सबको दिखे पांव पूरा फैलाना पड़ेगा एकदम, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो ना, पूरा पांव फैलो, पूरा और हाथ पे कम ऐसे। क्या नाम है आपका? चिरन। तो ऐसे एक चिरन भैया नहीं, ऐसे 6 चिरन भैया और खड़े करें, मतलब टोटल 7 चिरन भैया खड़े कर दें तो कितनी हो जाएगी? मोटाई कितनी हो जाएगी इसकी? 7। और जो बॉटम में जो चौड़ाई है वो कितनी है? 7। जहाँ कमर पे हाथ खड़ा, कमर पे हाथ रखा हुआ है, वहाँ कितनी है? 1। और ये जो कोहनी है वहाँ कितनी है? 5। और ये जो है ग्रीवा और ये सब ऊपर, ये क्या है? 1। तो ये जो गर्दन का, जो गर्दन के वहां पर जो स्वर्ग होते हैं उनका नाम होता है ग्लेविक। वो जो ग्लेविक नाम है वो इसीलिए पड़ा क्योंकि वो किसके स्थान पे है? गर्दन के स्थान पे, इसलिए इसका नाम हो जाता है ग्लेविक। तो ऐसे ये जो एक भैया खड़े किए, ऐसे 6 भैया और खड़े कर दें, मतलब 7 भैया खड़े कर दें तो पूरा ये लोक का आकार बन जाए। इसलिए अपन इसको कहते हैं पुरुषाकार। एक आकार तो ये। दूसरा आकार है इसका 1.5 मृदंग के समान। 1.5 मृदंग कैसे है? एक मृदंग तो है ऊपर, मृदंग देखा आपने? मृदंग माने ऊपर और नीचे तो एक जैसा होता है, बीच में होता है चौड़ा। ढोलक अलग चीज होती है, एक होता है मृदंग। हाँ, तो वो चौड़ा, बीच में चौड़ा है, तो ऊपर और नीचे एक जैसा सकरा है। तो ऐसे ही ऊर्ध्व लोक जो है ये बीच में है चौड़ा और ऊपर और नीचे एक जैसी इसकी चौड़ाई है। तो एक मृदंग तो ऊर्ध्व लोक हो गया। नीचे का जो अधोलोक है वो पूरा एक मृदंग नहीं है, वो कितना है? आधा मृदंग है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो आया लेकिन इसके नीचे की जो हिस्सा होना था वो नहीं है यहाँ पे, इसलिए आधा मृदंग तो है अधोलोक और पूरा मृदंग है ऊर्ध्वलोक, और दोनों मिला लें तो 1.5 मृदंग का आकार इस पूरे लोक का बन जाता है। इसमें कौन कौन निवास करते हैं? इस लोक के अंदर किन किन का निवास है? तो जैसा हमने पहले बताया था, इस लोक में 6 द्रव्य का निवास है। कौन कौन से 6 द्रव्य? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और इस लोक के बाहर केवल एक द्रव्य है जिसका नाम है आकाश। अब इसमें ये आपने ये जो चौकोर एक रचना देखी हो, इस चौकोर रचना का नाम ही है त्रस नाड़ी। क्या नाम है? त्रस नाड़ी। त्रस नाड़ी नाम क्यों इसका? क्योंकि त्रस जीव केवल त्रस नाड़ी में मिलेंगे, त्रस नाड़ी के बाहर नहीं मिलेंगे, इसलिए इसका नाम है त्रस नाड़ी। जैसे नाली होती है, नाली के अंदर चीजें होती है, ऐसे ये नाड़ी, मतलब नाड़ी के अंदर सब कुछ है। ये लौकिक नाड़ी नहीं, वो नाड़ी वाला।
ये नाड़ी अलग है। ये नाड़ी माने इसके अंदर ये सारे त्रस जीव मिलेंगे। नाड़ी माने एक रहने का जो स्थान हो, नाली जैसी कोई चीज हो। तो ऐसे ही ये एक नाड़ी है। नाड़ी माने ये स्थान है कि जिसके अंदर समस्त त्रस जीव पाए जाते हैं। त्रस जीव इसके बाहर नहीं मिलेंगे। त्रस किसे कहते हैं? स्थावर किसे कहते हैं? एक इंद्रिय जीव को कहते हैं स्थावर, और दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव को कहते हैं त्रस। तो दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव तक के रहने का निवास स्थान है त्रस नाड़ी, और एक इंद्रिय के रहने का निवास स्थान है पूरा लोक। पूरे लोक में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ एक इंद्रिय जीव निवास नहीं करते। जिस कमरे में अभी हम यहाँ बैठे हैं, इस कमरे में पृथ्वी का एक जीव, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, वो भी यहाँ विद्यमान। आपको एक भी तो पेड़ पौधा नहीं लगा रखा है, फिर यहाँ वनस्पति का एक कैसे आ गए? तो ये पांचों प्रकार के स्थावर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो सूक्ष्म और एक बादर। तो बादर वनस्पति भले ही इस कमरे में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म वनस्पति का एक इस कमरे में भी विद्यमान है। कितनी है विद्यमान? कितने सूक्ष्म वनस्पति का एक इस कमरे में? अनंत। अनंत है, अनंत। माने इस कमरे में अनंत वनस्पति का एक जीव विद्यमान है इस कमरे में, और असंख्यात पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक। तो स्थावर जीव तो पूरे लोक में ठसाठस भरे हैं, सूक्ष्म वाले। बादल नहीं, सूक्ष्म। सूक्ष्म माने जो न किसी से रुकते हैं न किसी को रोकते हैं, और बादल उन्हें कहते हैं जो रुकते भी और रोकते भी। हम लोग बादल है कि सूक्ष्म है? सब बादल है। त्रस जीव सब बादल ही है, लेकिन जो स्थावर है वो दो प्रकार के, एक बादल और एक सूक्ष्म। तो जो स्थावर बादल होते हैं वो रुकते भी है और रोकते भी है, और जो सूक्ष्म होते हैं वो न किसी से रुकते हैं ना रोकते हैं। तो ऐसे जो सूक्ष्म स्थावर जीव है वो इसी लोक के एक एक प्रदेश पर भरे पड़े हैं। मतलब आकाश का एक प्रदेश ऐसा खाली नहीं है जहाँ की अनंत सूक्ष्म जीव न विद्यमान हो। इसमें कभी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सारे जीव यदि मोक्ष चले जाएंगे तो संसार का क्या होएगा। कभी चिंता मत करना, तुम अपनी चिंता कर लेना, दुनिया की चिंता मत करना। क्योंकि दुनिया में जीव राशि इतनी अनंत है कि वो अनंत काल तक भी मोक्ष चली जाए तो भी उसका अंत आने वाला नहीं है। अरे मैं कहता हूँ जीव राशि तो छोड़ो, आप काल की विचार करो। ऐसा कौन सा दिन होगा जो लास्ट दिन होगा? कोई कहे आज का वाला संडे, आज संडे है, लास्ट संडे, इसके बाद संडे नहीं आने वाला है, जो करना हो कर लो। जिसको जो भी प्रोग्राम करना हो, पिकनिक करनी हो, सारी आज के आज कर लो, इसके बाद में कोई संडे नहीं आएगा। ऐसा कोई संडे आएगा जो लास्ट संडे होगा? ऐसा कोई मंडे होगा जो लास्ट मंडे होगा? होगा कोई? जिस प्रकार काल का अंत नहीं है, ऐसे जीव राशि का भी अंत नहीं है। तो अनंत काल तक अनंत जीव मोक्ष चले जाएंगे तो भी जीव राशि खत्म होने वाली नहीं है। इस लोक के एक एक प्रदेश पर अनंत जीव राशि विद्यमान है, इतनी जीव राशि है। तो स्थावर जीव, जो सूक्ष्म स्थावर जीव है, वो तो पूरे लोक में विद्यमान है। लेकिन जो त्रस जीव है वो केवल इस त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम है त्रस नाड़ी। अब इसकी थोड़ी सी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई का विचार करते हैं, इसकी स्थिति कहाँ है, ये सब बातों का विचार करते हैं। स्थिति कहाँ है इसकी? लोक के ठीक मध्य में। देखो अपन देखते हैं जो पिक्चर, 2 डायमेंशनल पिक्चर, उसके अंदर अपने को त्रस नाड़ी में सामने से लकीर बना के दिखाई जाती है। जैसे समझ लीजिए ये जो अपना पिक्चर है, तो यहाँ सामने ये इधर का इतने ही देखना आप, तो त्रस नाड़ी कहाँ दिखेगी आपको? यहाँ सामने के सामने दिखा देंगे, ये त्रस नाड़ी हो गई। ये एक्चुअल में सामने तो त्रस नाड़ी है ही नहीं। यदि अपन पूरा 3 डायमेंशनल पिक्चर का विचार करो तो त्रस नाड़ी तो अंदर जाके है। कितनी अंदर जाके है? ये 3 राजू अंदर जाएंगे तब त्रस नाड़ी के दर्शन होंगे। ऐसे इधर से भी जब 3 राजू अंदर जाएंगे तब त्रस नाड़ी मिलेगी। माने त्रस नाड़ी सामने यही नहीं है, यहीं की यहीं। तो त्रस नाड़ी एक्चुअल में 3 लोग, 3 राजू अंदर जाने पड़ेंगे। ये ना, यहाँ सामने है त्रस नाड़ी, यहाँ कहाँ? यहाँ है सामने। ये तो अंदर जब जाएंगे हम, कितनी अंदर जाएंगे? 3 राजू अंदर जाएंगे इधर से, और इधर से भी जाएंगे तो कितना जाएंगे? 3 राजू। तो बीचों बीच में एक राजू चौड़ी या त्रस नाड़ी है एकदम। 3-3 तो उसमें 3-3 तो खाली स्थान है, और बचा कितना? 1 राजू, क्योंकि मोटाई कितनी बताई थी हमने? 7 राजू की। तो 3-3 राजू में आकाश, मैंने 6 राजू का तो हो गया आकाश, और 1 राजू जो बचा, उस 1 राजू मोटी ये त्रस नाड़ी, 1 राजू के स्थान। इसलिए इसकी स्थिति कहाँ है? लोक के बिल्कुल सेंटर में। जैसे अलोकाकाश के ठीक मध्य में क्या है? लोकाकाश। ऐसे लोकाकाश के ठीक मध्य में है त्रस नाड़ी।
इसकी ऊंचाई आदि का विचार करते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इस तरस नाड़ी की ऊंचाई है 14 राजू। कितनी ऊंचाई है इसकी? 14 राजू। लेकिन मान लो 14 राजू लिखा गया है, वो बिल्कुल गलत है। मैंने ही लिखा है, मैं ही कह रहा हूँ कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो 7वीं पृथ्वी है, जहाँ 7वें नरक के नारकी निवास करते हैं, इससे नीचे 1 राजू तक की जो स्थान है, वहां पर कभी भी त्रस जीव नहीं पाए जाते। त्रस राजू की जो हद है, सीमा है, वो 7वीं पृथ्वी है। 7वीं पृथ्वी के नीचे नहीं मिलेंगे। तो 1 राजू का जो हिस्सा है, ये 1 राजू का हिस्सा भी त्रस नाड़ी के अंतर्गत नहीं है। लेकिन फिर भी अपन मोटे मोटे तौर पर जब अपन नीचे से ऊपर तक की ऊंचाई देखते हैं तो 14 राजू मिलती है, इसलिए लोग 14 राजू ऊंची त्रस नाड़ी को कह देते हैं। लेकिन अपन बारीकी से विचार करो तो 7वें नरक के नीचे जब कोई त्रस जीव है ही नहीं, तो फिर वो त्रस नाड़ी का हिस्सा कैसे हो जाएगा? 14 राजू ऊंची लोक नाड़ी है। क्या है? लोक नाड़ी, त्रस नाड़ी नहीं। त्रस नाड़ी तो 1 राजू कम, 14 राजू में 1 राजू कम कर दिया ये, तो कितनी हो गई? 13 राजू। इन 13 राजू भी पूरी नहीं। क्यों नहीं है 13 राजू पूरी? क्योंकि अंतिम जो अनुत्तर विमान है, सर्वार सिद्धि का विमान, सर्वार सिद्धि के विमान का जो शिखर है, उस शिखर के ऊपर भी त्रस जीव नहीं है। ऊपर कहाँ हुई? टॉप में सर्वार सिद्धि का विमान। सर्वार सिद्धि के विमान के ऊपर कोई त्रस जीव नहीं है। सर्वार सिद्धि के विमान के ऊपर सिद्ध शिला है, सिद्ध भगवान है, सब है, लेकिन वहां पर त्रस जीव नहीं है। इसलिए वो जो सर्वार सिद्धि की शिला के ऊपर का जितना हिस्सा है, वो भी आपको त्रस नाड़ी से माइनस करना पड़ेगा। तो वो जरा सा हिस्सा है। मेजॉरिटी का जो हिस्सा है वो 1 राजू यहाँ है। इसलिए त्रस नाड़ी की जो रियल ऊंचाई है वो कितनी है? कुछ कम 13 राजू। कितनी है? तो ये जो ऊंचाई बताई ये लोक नाड़ी की है, त्रस नाड़ी की नहीं। इसकी लंबाई मोटाई विचार करते हैं कि कितनी लंबाई है, कितनी मोटाई है। मतलब लंबाई मतलब ये चौड़ाई मोटाई विचार करते हैं। चौड़ाई कितनी है और मोटाई कितनी है। ऊंचाई तो कितनी होगी इसकी? कुछ कम 13 राजू। और लोक नाड़ी की ऊंचाई विचार करें तो कितनी हो गई? 14 राजू। अब चौड़ाई और मोटाई इसकी एक जैसी है। कितनी कितनी है वो? 1 राजू बाय 1 राजू, दोनों तरफ 1-1 राजू की। इसका यदि अपन घनफल निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आएगा? 14 घन राजू। 14 × 1 × 1 = 14 घन राजू। इसका आकार किसके जैसा है? यदि आप देखोगे ध्यान से तो ट्यूबलाइट आती है ना, वही ट्यूबलाइट जिस खोखे में रखते हैं, तो वो खोखे का जो आकार बनता है, ठीक वही का वही आकार इस त्रस नाड़ी का है। आपने देखी भी ट्यूबलाइट का खोखा, तो जो ट्यूबलाइट का खोखा होता है वो ऊंचाई में अच्छा होता है, लेकिन चौड़ाई और मोटाई उसकी कम होती है। ऐसे ही इस नाड़ी की, त्रस नाड़ी की ऊंचाई तो है कुछ कम 13 राजू, या लोक नाड़ी की ऊंचाई तो है 14 राजू, और मोटाई चौड़ाई कितनी है? 1/1 राजू। कौन रहते हैं यहाँ पे? त्रस जीव रहते हैं, माने 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव नहीं रहते हैं। इसके बाहर कोई भी त्रस जीव नहीं पाए जाएंगे। और स्थावर जीव रहेंगे कि नहीं रहेंगे त्रस नाड़ी